आज हम लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय और वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में देखते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय था कहाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संरचना कैसी थी, उसमें महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी, उसमें छात्रों की संख्या कितनी थी, उसमें कौन कौन से आचार्य थे, वहाँ पे किन किन विषयों का अध्ययन करवाया जाता था। इन सारे बिंदुओं को एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था यह बिहार प्रांत के भागलपुर जनपद में जिला मुख्यालय से 24 मील पूर्व एक पहाड़ी थी जिसे पत्थर घाट के नाम से जाना जाता है। उसी पहाड़ी पर यह विश्वविद्यालय स्थित था और यहाँ से जब इसकी खुदाई की गई इस पहाड़ी पर, तो यहीं से इस विश्वविद्यालय के अवशेष जो हैं वर्तमान में हमको प्राप्त हुए हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो देखिए, इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल ने करवाई थी। और ये पाल वंश के शासकों के बारे में आपको पता होगा कि पाल वंश के शासक जो हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म से इनकी अतिशय लगाव था और इन्हीं लगाव के कारण इन्होंने अधिकांश बौद्ध धर्मों का संग्रह करवाया, उनका संकलन करवाया, उनके बारे में तमाम विद्वानों से चर्चा परिचर्चा करवाई और कई सारे विश्वविद्यालयों की भी स्थापना करवाई। इस विश्वविद्यालय की संरचना कैसी थी, इस विश्वविद्यालय में किन किन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, इस विश्वविद्यालय में कुल 6 महाविद्यालय थे। कितने? 6 महाविद्यालय थे और इन 6 महाविद्यालयों के 6 प्रवेश द्वार थे। 6 महाविद्यालयों के 6 प्रवेश द्वार थे और इन 6 प्रवेश द्वारों पे 6 द्वार पंडित बैठा करते थे। और इन द्वार पंडितों का कार्य क्या था? इन द्वार पंडितों का कार्य यह था कि जब भी कोई नया छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आता था तो सबसे पहले इन द्वार पंडितों के साक्षात्कार से उनको हो करके गुजरना पड़ता था। जब कोई भी छात्र इन द्वार पंडितों के साक्षात्कार में सफल हो जाता था तभी उसको महाविद्यालय विश्वविद्यालय में प्रवेश की अनुमति मिलती थी। इन महाविद्यालयों में 6 आचार्य थे। 6 महाविद्यालय थे और इन 6 महाविद्यालयों में कुल 6 आचार्य थे। अब देखिए, इस महाविद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? तो इस महाविद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 3000 थी। 3000 छात्र थे और इन छात्रों को रहने, खाने, पीने और पहनने के लिए कपड़ा, सारी व्यवस्था जो है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। यह विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालय था। अब इस विश्वविद्यालय का खर्च कैसे चलता था? जब इतनी सारी व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय खुद दे रहा है तो इस विश्वविद्यालय का खर्च कैसे वहन होगा? इस विश्वविद्यालय का खर्च वहन जो होता था उसके लिए जो शासक वर्ग था वह अनुदान दिया करता था तथा कुछ संभ्रांत व्यक्ति जो थे, जो उस क्षेत्र में निवास करते थे, उन लोगों द्वारा भी इन महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों को जो है अनुदान के रूप में दिया जाता था और उन्हीं अनुदान के माध्यम से इसका खर्च चलता था। जो इस विश्वविद्यालय के आचार्य थे, उन आचार्यों में प्रमुख नाम जो आता है वह नाम है अभयंकर गुप्त। अभयंकर गुप्त इस महाविद्यालय के जो हैं प्रमुख आचार्यों में हैं। इसके अतिरिक्त रत्नाकर, ज्ञानपाद, ज्ञानश्री मित्र, रत्नब्रज तथा दीपांकर जैसे प्रसिद्ध विद्वान जो हैं इस विश्वविद्यालय के आचार्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। दीपांकर महोदय जब इस विश्वविद्यालय के आचार्य थे और उसी समय जब ये कुलपति थे, इस विश्वविद्यालय के जब ये कुलपति थे, तभी जो है तिब्बत का एक शासक है चनचुप
चनचूब जो है, तिब्बत का एक शासक है चनचूब, यह जो है अपने यहाँ आमंत्रित करता है। यह शासक है तिब्बत का शासक है, और यह जो है अपने यहाँ आमंत्रित करता है किसको? दीपांकर महोदय को। किस लिए? अपने यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उसके निमंत्रण पर दीपांकर महोदय तिब्बत की यात्रा करते हैं और वहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षाएं दी। चनचूब को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और वहाँ पे बड़े पैमाने पर लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार चनचूब के समय में किसने किया? तो वह हैं आपके दीपांकर महोदय। और उस समय दीपांकर महोदय इस विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे। ये कुलपति थे। ठीक। अब अगला प्रश्न बनता है कि इस विश्वविद्यालय का जो संरक्षक है, तो संरक्षक मैं पहले भी बताया और यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि देखिए इस विश्वविद्यालय का जो संरक्षक है वह पाल वंश के शासक धर्मपाल थे। लेकिन जब धर्मपाल का देहावसान हो गया तो उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने भी इस विश्वविद्यालय का संरक्षण जो है प्रदान किया और अपनी जो सहायता है आगे देते रहे। ठीक। अब अगला प्रश्न है कि इस विश्वविद्यालय का समापन कैसे हुआ? यह विश्वविद्यालय विध्वंस कैसे हो गया, नष्ट कैसे हो गया? तो यह विश्वविद्यालय जो है 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमणों का शिकार हो गया। बख्तियार खिलजी जो है 1203 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके इस विश्वविद्यालय में आग लगा देता है और आग लगा करके इस विश्वविद्यालय को ध्वंस कर देता है। जब इस विश्वविद्यालय को वह ध्वंस कर रहा था उस समय इस विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे भद्रभट्ट थे। देखिए जब यह विश्वविद्यालय जो अपने चरमोत्कर्ष पे था उस समय जो है इसी विश्वविद्यालय के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय का भी प्रशासन चलता था। यानी जो प्रशासनिक कार्य नालंदा विश्वविद्यालय का होता था वह भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के माध्यम से ही होता था। और जिस प्रकार से बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया और उसी तरह से मैं पिछली वीडियो में यह भी बता चुका हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट करने का श्रेय उसी को जाता है। तो इन आक्रमणों के कारण यह विश्वविद्यालय जो है नष्ट हो गए। आज वर्तमान में यहाँ पे इसके जो ध्वंसावशेष आज भी विद्यमान है। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चंस जो हैं लगभग आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। आगे जो है हम इसी तरह से विश्वविद्यालय सीरीज में अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि हमें उत्साह मिले कि मैं आगे इस तरह की और वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। धन्यवाद।